नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 के मद्देनज़र ये जो हमारा स्पीडी बुक है रेलवे का सामान्य विज्ञान, इसके हम 1380 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें हम अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनाएंगे ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना रहे, पढ़ने भी इंटरेस्टिंग रहे, ताकि आप छोटे छोटे पार्ट में वीडियो पढ़ के आप जो उसे रट जाइए। तो आइए हम एक एक करके प्रैक्टिस से देखते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसमें हम देखेंगे पहला प्रैक्टिस सेट जो है आरआरबी जो है भोपाल 1992 में। तो ये पहला जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हम केवल विज्ञान को देखेंगे एक एक करके। तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो कौन कौन आते हैं, जोंक और कछुआ। एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं, जोंक और कछुआ। एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं, जोंक और कछुआ। इस तरह जो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन तैयार होता रहे। अगला प्रश्न है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन कौन जंतु आते हैं, किसमें, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन कौन जंतु आते हैं, तिलचट्टा हो गया, मच्छर, खटमल, मक्खी। तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं जंतु ये। क्लियर। अगला प्रश्न है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन जंतु या कीट आते हैं। तो कौन है, घोंघा, सीपी। घोंघा, सीपी। घोंघा, सीपी मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। घोंघा, सीपी मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो कौन कौन आते हैं, तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं, तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। तारा मछली और ब्रिटिल स्टार किसके अंतर्गत आते हैं, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो कहाँ से होता है, पहले मुख से। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है, मुख से। मुख द्वार से जो है मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ शुरू होता है। अगला प्रश्न है, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। अगला प्रश्न है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त। क्लियर। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। शिराएं अशुद्ध रक्त, धमनी शुद्ध रक्त। शिराएं अशुद्ध रक्त, धमनी शुद्ध रक्त। इस तरह क्वेश्चन को आप रट जाइए ताकि पेपर में आए तो वो आपको ऑटोमेटिक सामने क्लियर हो जाएगा। क्लियर।
शिराएं में अशुद्ध रक्त, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। क्लियर। अगला है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन जो है रेलवे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी। यही में आता है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये जो है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी के, वसा में, जल में बी सी घुलनशील। क्लियर। अगला प्रश्न है, सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य जो है रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य है कि रक्त दाब नियंत्रण करने और जल का संतुलन बनाए रखने। क्लियर। एक बार फिर से दोस्तों, सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य क्या है? रक्त दाब नियंत्रित करना और जल संतुलन को बनाए रखना। रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायक होता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। कौन? सोडियम। सोडियम का कार्य है रक्त दाब नियंत्रण में सहायक होता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। कौन? सोडियम। तो 1992 का हम अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। प्रैक्टिस सेट जो है आरआरबी चेन्नई 1992। क्लियर। अगला है, अब क्वेश्चन है, पोटेशियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य आपने देखा रक्त दाब को नियंत्रित करना और जल संतुलन को बनाए रखना, ऊपर आपने पढ़ा। एक बार देख लेते हैं सोडियम का कार्य क्या था। सोडियम का रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है, जल को संतुलित बनाए रखता है। अब अगला देख लेते हैं, आरआरबी चेन्नई में क्वेश्चन पूछा गया है कि पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम का कार्य जो है वह यह हृदय की धड़कन, नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। पोटेशियम का कार्य हृदय की धड़कन, नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। पोटेशियम का कार्य हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान को कार्यों को संचालित करता है। क्लियर। और सोडियम का कार्य जो है रक्त दाब को नियंत्रित करना। सोडियम का कार्य हमने ऊपर देखा, सोडियम कार्य जो है रक्त दाब को नियंत्रित करना, जल संतुलन को बनाए रखना सोडियम का कार्य है। पोटेशियम कार्य है कि हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थानों कार्यों को संचालित करता है। अब इसमें हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर नहीं है, तो प्रश्न हम देखेंगे, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? क्वेश्चन है एक बार फिर से, ग्लूकोज और बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है बनाता है। एक बार फिर से, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो बनाता है यहाँ लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? बनाता है लैक्टिक अम्ल। क्लियर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है?
बैक्टीरिया, ऊपर क्वेश्चन था कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों, ये यहाँ बैक्टीरिया है, ऊपर क्वेश्चन है मांसपेशियों। यहाँ देख लीजिए, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे, मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर बनाता है लैक्टिक अम्ल। अब ऊपर अगला क्वेश्चन देख लेंगे इसी तरह, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल। मांसपेशियों की से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल। और बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की कमी, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल। इसी तरह क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मांसपेशियों से यहाँ मांसपेशी हो जाएगा, मांसपेशी से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो लैक्टिक अम्ल। और बैक्टीरिया यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल। क्लियर। इस तरह बार बार क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा, इस तरह आप रट जाइए। क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों, जनरल साइंस एक भी क्वेश्चन गलत करके आप नहीं आएंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम दर्शाते हैं CO2 और जल को जो है H2O। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल जो है H2O। क्वेश्चन है एक बार फिर से, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ऑक्सीजन और हम ग्लूकोज की प्रतिक्रिया करा देते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सीजन। क्वेश्चन है ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O की हम प्रतिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजन O2 और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की क्रिया कराने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को हम बार बार पढ़ेंगे ताकि वो क्वेश्चन आपको जो है रट जाए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, मतलब O2 प्लस ग्लूकोज मतलब C6H12O6 की यदि हम प्रतिक्रिया करा दे तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बन जाता है H2O। क्लियर। फिर से एक बार देख लेते हैं, ऑक्सीजन O2 प्लस ग्लूकोज C6H12O6, इनकी रासायनिक क्रिया कराने पे या प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, यहाँ बनता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये जो है बन जाता है हमारा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो किस अंग द्वारा होता है, नेफ्रिडिया अंग द्वारा जो है एनेलिडा में उत्सर्जन होता है। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो नेफ्रिडिया। क्लियर। अगला प्रश्न है,
मूत्र का पीएच मान क्या होता है? मूत्र का पीएच मान क्या होता है? मूत्र का पीएच मान 6 होता है। दोस्तों इस पे पीएच मान पे एक हम वीडियो बनाएंगे, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो इसका एक टॉपिक ही पूरा बनेगा पीएच मान पे। इसको हम ट्रिकी बेस पे समझेंगे कि पीएच मान कैसे हम याद करेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार ग्रंथि में होता है? किस प्रकार दोनों जो भी प्रकार हैं बहिस्रावी और अंतःस्रावी किस ग्रंथि में होते हैं? तो किस में होते हैं? अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि में होते हैं। अग्नाशय ग्रंथि में हो जाएंगे बहिस्रावी, अंतःस्रावी, ये दोनों प्रकार की होते हैं। अंतःस्रावी और बहिस्रावी जो है ये दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं? अग्नाशय में। बहिस्रावी, अंतःस्रावी, एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे। बहिस्रावी, अंतःस्रावी ये दोनों प्रकार हैं, किस ग्रंथि में होती है? किस ग्रंथि में होती है? अग्नाशय, अग्नाशय। इस तरह आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िए ताकि क्वेश्चन आपको जो है दिमाग में एकदम कंठस्थ हो जाए। क्लियर? आगे देखेंगे। क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि, या इसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि या इसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं को किस अन्य नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पीयूष ग्रंथि या उसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये तीनों नाम जो है इसी के हैं, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। क्लियर? तो क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि नाम से जानते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? स्प्रिंग है अपनी सामान्य लंबाई पर उसे पुनः लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल जो है कहलाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस आने के लिए लगने वाला बल जो होता है वो प्रत्यानयन बल होता है। क्लियर? दोस्तों अगला प्रैक्टिस सेट है आरआरबी जम्बू 1992, आरआरबी जम्बू 1992। क्वेश्चन है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट। कंपोस्ट जो है सबसे अच्छा उर्वरक है किसके लिए? पौधों के लिए। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। बेसिकली गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? क्वेश्चन है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? हीलियम। हीलियम गैस जो होती है वह गुब्बारों में भरी जाती है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस? हीलियम। हीलियम गैस जो है
गुब्बारों में भरी जाती है। हीलियम गैस गुब्बारों में भरी जाती है। हीलियम गैस गुब्बारों में भरी जाती है। अगला प्रश्न है डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक। जो किसान होंगे वो जानते होंगे कि डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक रूप में। डीडीटी का उपयोग कीटनाशक रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों? फिर से देखते हैं डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक। क्वेश्चन को बार बार पढ़िए ताकि वो आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाए और जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप एक बार में टिक मार दीजिए। तो डीडीटी एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं कि आ सकता है डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है। तो डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइफेनिल डाइक्लोरोएथेन क्लियर? तो डीडीटी का फुल फॉर्म जो हो गया वो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। एक बार फिर से देखते हैं। डीडीटी का फुल फॉर्म एक बार फिर से तो हो गया डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। दोस्तों इसको आप जो है फुल फॉर्म को नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो डीडीटी का फुल फॉर्म हो गया और इसमें पूछ देगा कि ये कैसी रासायनिक यौगिक है। तो यह जो है डीडीटी जो है गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन। गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन यह जो एक रासायनिक यौगिक है डीडीटी। डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन और इसकी खोज जो है पाल हरमन मूलर ने किया। डीडीटी की खोज जो है पाल हरमन मूलर ने खोज किया। कब किया? साल 1939 में। साल 1939 में जो है पाल हरमन मूलर ने खोज किया डीडीटी का। यह एक किस रूप में उपयोग किया जाता है? इसे कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। डीडीटी को जो है कीटनाशक रूप में प्रयोग किया जाता है। डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। क्लियर? अब एकदम आपको ये क्वेश्चन कभी भूलेगा नहीं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग? यकृत या इसे हम लीवर भी कहते हैं, यकृत या लीवर। क्लियर? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यकृत या लीवर। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत या लीवर। अगला प्रश्न है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किससे दर्शाते हैं? H2 से। हाइड्रोजन H2, जल जो है H2O, ऑक्सीजन O2। क्लियर? और ग्लूकोज जो है C6H12O6। इस तरह आप जो इन सूत्र को आप याद रखिए, जो ज़्यादातर उपयोग में आते हैं तो उनको आप हमेशा ध्यान में रखिए।
तो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, तो वह हाइड्रोजन है। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो वो जो कॉटन या हम उसे सूती बोलते हैं, सूती। यदि टेलिकॉट जो होता है कपड़ा पॉलिस्टर टाइप, तो वो उसमें जो है आग तेजी से लगता है, लेकिन कॉटन में जो है उसमें संभावना वो धीरे धीरे पकड़ता है, उसमें तेजी से आग नहीं लग पाती। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो हरी सब्जी, आयरन, आयरन लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर आयरन की मात्रा लेनी है तो आप कढ़ाई में सब्जियां खाएं और पालक खाएं। ज़्यादातर सब्जियों में जो है आयरन की मात्रा पाई जाती है, लोहे की मात्रा पाई जाती है। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? क्वेश्चन है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल जो है गैसोलीन को किसके साथ, तो गैसोलीन को इथाइल एल्कोहल के साथ मिलाने पे गैसोहाल बनाया जाता है। क्लियर। गैसोलीन को जो है इथाइल एल्कोहल के साथ मिश्रित करके क्या बनाया जाता है? गैसोहाल बनाया जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न है, तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? जो दौड़ने वाले होते हैं, जो ज़्यादातर एनर्जी खर्च करते हैं, उन धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? कौन सा दिया जाता है? ग्लूकोज। अब पूछा जाएगा ग्लूकोज क्या सूत्र होता है? तो C6H12O6। क्लियर। तात्कालिक ऊर्जा मतलब तुरंत ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? वो जो है ग्लूकोज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तात्कालिक ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा के लिए हम ग्लूकोज देते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, RRB अजमेर 1992 का प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे। क्लियर। RRB अजमेर 1992। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? अब ओजोन परत जो है वो मानव जाति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण है। ओजोन परत को हम एक रक्षा आवरण भी मानते हैं। तो मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। ओजोन परत जो एक रक्षा आवरण बनाती है, किसको रोकने के लिए? पराबैंगनी किरणों को। क्योंकि पराबैंगनी किरणें काफ़ी हानिकारक होती हैं शरीर के लिए, मानव जाति के लिए। क्लियर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंत ज्वर या टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? टाइफाइड के लिए या आंत ज्वर, हिंदी में इसको बोलते हैं, के लिए उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसिटीन। जिसको टाइफाइड है या जिसको आंत ज्वर है उसके लिए जो हम क्लोरोमाइसिटीन औषधि दवा का उपयोग करते हैं। क्लोरोमाइसिटीन के लिए जो है आंत ज्वर, टाइफाइड में हम प्रयोग करते हैं। क्लियर। क्वेश्चन है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ कि सबसे गर्म हिस्सों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र, या उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में
नॉन ल्यूमिनस जोन। क्लियर? एक बार फिर से, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ज्योतिहीन, नोट कर लीजिए, ज्योतिहीन क्षेत्र, ज्योतिहीन क्षेत्र या इंग्लिश में बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। क्लियर? इसको लिख लीजिए आप ध्यान से। तो गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र या नॉन ल्यूमिनस जोन। क्लियर? अगला प्रश्न है, सोने की शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने की शुद्ध रूप जो है 24 कैरेट होता है। सोने की शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। क्लियर? सोने की शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। अगला प्रश्न है, सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार जो है पारा का अयस्क है। सीने बार किसका अयस्क है? पारा का। सीने बार अयस्क है पारा का। सीने बार किसका अयस्क है? पारा का। सीने बार किसका अयस्क है? पारा का। सोने का शुद्ध रूप कितना है? 24 कैरेट। सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट। अगला प्रश्न है, शरीर के तापमान को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा जो है? हाइपोथैलेमस। शरीर के तापमान को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? हाइपोथैलेमस। शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस। इस तरह आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िए ताकि क्वेश्चन आपके दिमाग में धंस जाए। क्लियर? आगे चलते हैं। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। क्लियर? लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण? लाल रक्त कणिकाओं का। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां? 33। कशेरुक दंड में 33 हड्डियां। कशेरुक दंड में 33 हड्डियां। अगला प्रश्न है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का बेसिलस कैलमेटे ग्यूरिन, बेसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। बीसीजी का पूरा नाम है बेसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। बेसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। बेसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। इस तरह आप क्वेश्चन को रट जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप पेपर में जो है टिक मार के चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? किससे होता है? कवक से। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक के द्वारा। अगला प्रश्न है, दमा या अस्थमा बोलते हैं। अस्थमा नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। दमा या अस्थमा नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। दमा या अस्थमा नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है? कृमि द्वारा या वार में से बोलते हैं। फाइलेरिया नामक रोग किसके द्वारा? कृमि या वार। दमा कवक द्वारा, एथलीट फुट कवक द्वारा। क्लियर? अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो गतिज ऊर्जा जो है होता है जब एक वस्तु की वेग 2 गुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हो क्या हो जाती है? 4 गुनी। क्लियर? एक बार फिर से, जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? 4 गुनी। कैसे? अब गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। तो ये हम जो है द्रव्यमान है,
तो यदि हम वेग बता रहा है दोगुना कर दें तो वेग दोगुना करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना। क्लियर, इस तरह जो है तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया 1/2 mv स्क्वायर। भी वेग जो है को दोगुना कर रहा है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये 4 गुना। क्लियर, आगे चलते। अगला प्रश्न है, सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है सूत्र कणिका। सूत्र कणिका को अन्य नाम से जाना जाता है तो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया 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 सूत्र कणिका, इसे हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, ग्रीन हाउस घर, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर, सूत्र कणिका को अन्य नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है, आवृतबीजी। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है, आवृतबीजी। अगला प्रश्न है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला जिसे बोलते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, का अर्थ क्या है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब हो गया ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। क्लियर, अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, पेनिसिलिन जो है कवक द्वारा बनाया जाता है, पेनिसिलिन कवक द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन को 2 जीवधारियों का सजीवी साचर समझा जाता है। लाइकेन को 2 जीवधारियों का सजीवी साचर समझा जाता है, वो 2 जीव कौन कौन से हैं, तो कौन कौन है, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक जो है 2 जीवधारियों का सजीवी साचर समझा जाता है, तो वो जीव कौन है, शैवाल और कवक। लाइकेन को 2 जीवधारियों का सजीवी साचर समझा जाता है, वो 2 जीव कौन कौन है, शैवाल और कवक। अगला प्रश्न है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है, वो जो है शैवाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, लौंग किससे प्राप्त होता है, लौंग पुष्पकली से। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन इसी तरह मिलता रहे। इस तरह की वीडियो के लिए आपको जो नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।